हेलो सर। तो मैं डीपीपी नंबर 5 आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूँ और इसमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिएगा डीपीपी और उसके आंसर्स। उसको आप अलग से सॉल्व कर लीजिए, फिर वीडियो को प्ले करके आप सॉल्यूशन देख लीजिएगा। ठीक है। और ज़्यादा डिटेल अगर आपको जानना है तो डीपीपी नंबर 1 को आप ओपन करिए, उसकी फर्स्ट वीडियो जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, रिवीजन करके, रिवीजन ऑफ एडवांस करके प्लेलिस्ट में एक टैब होगा, उसको ओपन करिएगा। ठीक है। तो उससे आप देख लीजिएगा, आपको पूरा डिटेल मिलेगा कैसे आपको रिवाइज करना है, और ये सफिशियंट है फॉर जे एडवांस। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। देखिए 23 कह रहा है कि a conducting circular loop having radius 1 centimeter is placed perpendicular to the magnetic field of 0.5 Tesla. It removed from the cell in 0.5 second. The average EMF produced in the loop during the time is इतना. Find out the value of x. A circular loop having radius itna is placed perpendicular to the magnetic field of itna. It is removed from the field in itna second. Okay. The average EMF produced in the loop during the time interval is. तो एवरेज ईएमएफ क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एवरेज ईएमएफ को डिफाइन किया गया इससे डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी से। तो फ्लक्स का चेंज क्या, जब रिमूव कर देगा रिंग को तो फाइनल फ्लक्स विल बी जीरो, और इनिशियल फ्लक्स क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0.5 टेस्ला है और रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर, तो बी इंटू एरिया। तो बी कितना है? 0.5 टेस्ला, तो 0.5 और एरिया क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर। तो पाई और आर कितना है? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 10 पावर -2 पाई आर स्क्वायर बन गया ये फ्लक्स। एंड डिवाइड बाई टाइम, 1 सेकेंड, डिवाइड बाई टाइम, and time interval is what? This one is 0.5 सेकेंड। ये क्वेश्चन मेंशन देखिए नीचे है 0.5 सेकेंड। सिंपलीफाई कर दीजिए, इससे आपको आंसर मिल जाएगा। ये कितना आएगा? ये आएगा पाई इंटू 10 का पावर -4। तुमने पूछा एक्स की वैल्यू बताइए। व्हाट इज एक्स? एक्स इज 1। क्वेश्चन नंबर 24 इसमें कह रहा है कि इन सर्किट कैपेसिटर एंड इंडक्टर डू नॉट हैव एनी एनर्जी। इस सर्किट में कैपेसिटर के पास और इस इंडक्टर के पास कोई एनर्जी नहीं है। देन फाइंड करंट थ्रू द बैटरी इन एम्पियर जस्ट आफ्टर स्विच क्लोज। स्विच क्लोज करने के तुरंत बाद इस बैटरी से कितना करंट फ्लो करेगा बताइए। इनिशियली इंडक्टर के पास और कैपेसिटर के पास कोई एनर्जी नहीं है। ओके, तो आपको बताया चुका है, ठीक है, कि स्विच क्लोज करने के तुरंत बाद इंडक्टर का बिहेवियर ओपन सर्किट हो जाता है और कैपेसिटर का बिहेवियर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इसको बना देगा ओपन सर्किट, इसको बना देगा शॉर्ट सर्किट। इसको बनेगा ओपन सर्किट मतलब इससे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये तो बेकार हो गया, ये तो बेकार हो गया। जब इससे करंट ही नहीं फ्लो कर तो बेकार हो गया। और ये बन गया शॉर्ट सर्किट, मतलब बन गया ऐसा। तो अब एक नया सर्किट बन गया जो कि इस तरीके से होगा। ये 18 वोल्ट्स, ये 9 ओम, ये 9 ओम। तो कोई पूछे ये करंट कितना फ्लो करेगा, ये वाला करंट आई कितना होगा? दिस करंट आई इज ईएमएफ 18 वोल्ट डिवाइड बाई, ये दोनों रजिस्टर पैरेलल हो गए तो 9 9 पैरेलल इक्वल 9/2। तो दिस इज 4 एम्पियर। 25 बात है। इन सर्किट shown in figure R1 is 10 ohm, L इतना, R2 इतना है, C इतना है मिली farad and T is time in second. Then the current through R1 is 10√2 ampere. R1 से 10√2 ampere है। Find the current through resistor R2. R2 से कितना करंट उस टाइम पे फ्लो कर रहा होगा जब इससे करंट 10√2 एम्पियर। चलिए अब इसको व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25।
ओके, R1 10 है और L √3/10 है और R2 20 है और C है √3/2 मिली। ओके, तो कह रहा है जब R1 में करंट, जब करंट थ्रू R1 इज 10√2, पूछ रहा R2 का करंट I2 बताइए। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 डिस्कस करने जा रहे हैं। कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है, R1 L और इसी सोर्स की पोटेंशियल की इक्वेशन है। R1 R2 L और C की वैल्यू दी गई है। कह रहे हैं कि इसका जो करंट है वो 10√2 है, तो इस रजिस्टर में कितना करंट होगा, I2 की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए अब कह रहा है जिस समय इसका करंट है 10√2, उस समय इसका करंट कितना होगा। ओके, कैसे निकलेगा पता है? कुछ नहीं, इस पूरे फंक्शन में जाके हमें करंट, इस करंट के टाइम का फंक्शन, इस करंट के टाइम का फंक्शन लिखना होगा, तब आंसर आएगा। तो एक तो तरीका है कि फेजर की तरफ से आप सॉल्व कर दीजिए, मेथड 1 में जाइए और इसके अक्रॉस आप करंट की इक्वेशन लिख लीजिए, फिर इसके अक्रॉस लिख लेंगे, आपका आंसर दे देगा। ठीक है, ओके। तो मेथड 1 पहले बताता हूँ, मेथड 2 बाद में बताएंगे। दैट विल बी विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड। ठीक है, तो मेथड 1, बेसिक मेथड तो सीखना जरूरी है, देखो सीखना इंपॉर्टेंट है कि बेसिक मेथड है। R1 है तो ये L है, तो इसका एक्सेल निकालते हैं। एक्सेल की वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा L। ओमेगा कितना है, ये 100, तो ओमेगा T, ओमेगा इंटू L कितना है, √3/10, दिस वन इज 10√3। फिर बात करेंगे XC की, ये है 1/ओमेगा C। ओमेगा कितना है, 100, C इसका कैपेसिटेंस है √3/2, √3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा इंटू 10⁻³ तो ये बनेगा 0.1, ऊपर 20/√3 बनेगा, ये बन गया, XC आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, ये पहली बात, इसके लिए हम लोग फेजर बनाएंगे। इसके लिए फेजर, ये मान लो I1 के लिए फेजर, सबसे पहले हम लोग I1 के लिए फेजर बनाएंगे। I1 के लिए तो R कितना है, R1 है, एकदम बेसिक सॉल्व करो ना, क्या फर्क पड़ता है। R1 कितना है, 10 रखो। एक्सेल ऊपर होता है, कितना है, 10√3। उसके बाद जो रिजल्टेंट आएगा, एम्पिडेंस Z, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, इट इज 20। ये वाला एंगल थीटा है, θ1 मान लो या φ1 मान लो, तो 10 φ1 के स्क्वायर बराबर आएगा। 10 φ1 इज दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, दिस लेंथ इज 10√3 अपॉन 10√3, इससे φ1 कितना आएगा, 60 डिग्री। ओके, I1 के लिए आप फंक्शन लिखेंगे। I1 का जो फंक्शन बनेगा, दिस वन इज, अच्छा I0 का मतलब पीक करंट, पीक करंट आएगा इससे, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की पीक वैल्यू इतना है, क्योंकि ये और ये तीनों ही पैरेलल है, तो इसके अक्रॉस पीक वैल्यू कितनी है, 200√2, तो 200√2 को डिवाइड कर देंगे जेड से डिवाइड करेंगे, तब जाके इसका पीक करंट आएगा। तो 200√2 है ना, √2 एंड डिवाइड बाई एम्पिडेंस 20 Z1, और ये टर्म एकदम कॉमन कॉपी पेस्ट होता है, कॉपी पेस्ट 100T। और एक और चीज, अच्छा इसमें ये वोल्टेज की लाइन होती है, करंट की लाइन होती है, तो वोल्टेज की लाइन क्या है, लीड कर रही है, वोल्टेज लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है, करंट नीचे जा रहा है। यह वोल्टेज का फंक्शन देखो, V का फंक्शन है, तो करंट लैग करके ना नीचे आ गया, करंट कितना एंगल
फाइव वन इज 60 डिग्री, 60 का मतलब पाई बाई 3। इससे I1 की वैल्यू क्या आएगी, 10√2 साइन करंट का फंक्शन बन गया इस वाले में। यही काम हम लोग इसके लिए करेंगे। करंट एकदम बेसिक अप्रोच से सॉल्व करो, हमेशा फायदे में रहोगे, इतना शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। पूरा एडो बेसिक पे डिपेंड है। अब बात करेंगे हम लोग किसके लिए, I2 के लिए। I2 के लिए दोबारा फिगर बनाते हैं। I2 के लिए R2 कितना है 20, और क्या XC कितना है, XC 20/√3 है। XC नीचे दिखाते हो। वोल्टेज की लाइन अब ये बनेगी आपको, एम्पिडेंस Z2। अब इसको स्क्वायर करके इसको ऐड करो, अंडर रूट करो, तो यहाँ से 20 बाहर आएगा, अंडर रूट ऑफ यहाँ से आएगा 1 का स्क्वायर 1, ये आएगा 1/√3 का स्क्वायर 1/3, तो आएगा कितना 1/ω_c ना, तो 1/ω कितना है 100, और C कितना कैलकुलेशन चेक कर रहा हूँ √3/2, तो ये 20/√3। एक बार वैल्यू चेक कर लें 1 सेकेंड। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। वैल्यू ठीक है, Z2 आएगी यहाँ से 3 1 4, 2 का टर्म बाहर आएगा, इट इज 40/√3। ठीक है, जो I2 का फंक्शन बनेगा I2 का वो क्या बनेगा, अच्छा ये वाला एंगल क्या आएगा, ये एंगल आएगा 20/√3 डिवाइड बाई 20, tan φ2 बराबर, अगर ये φ2 है तो φ2 की वैल्यू आएगी tan φ2 बराबर दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, तो ये लेंथ 20/√3 है, ये 20 है, 1/√3 आएगा, 1/√3 tan φ2 इज 1/√3, देन φ2 इज 1/√3 है ना, तो 30 डिग्री आएगी। I2 की वैल्यू क्या बनेगी, इस फंक्शन में जो करंट I2 बनेगा उसकी वैल्यू बनेगी पीक वोल्टेज 200√2 डिवाइड बाई 40/√3 इंटू साइन, ये एकदम कॉपी पेस्ट होता है 100t तक, लेकिन इसमें ये वोल्टेज की लाइन होती है और एक करंट की लाइन होती है। ये फंक्शन है वोल्टेज का, ये फंक्शन है वोल्टेज का, ये फंक्शन है करंट का, तो करंट लीड कर गया ना, करंट देखो आगे आ गया, तो करंट लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है कितना एंगल φ2 इज 30 डिग्री लीड कर रहा है, मतलब π/6 ऐड करना होगा, ऐड कर दिया। अच्छा, अब क्वेश्चन में हम आते हैं वापस, इसको हटा दो, सब हटा दो। अब कह रहा क्वेश्चन में जब I1, ये जो करंट I1 है वो कितना है 10√2 है, तो बताइए करंट I2 कितना होगा, इसमें करंट कितना होगा, तो 10√2 I1 10√2। अच्छा, ये 10√2 कब आएगा, जब ये 10√2 आएगा उस वक्त साइन वाला फंक्शन क्या आएगा 1 बनेगा, तभी तो ये 10√2 बनेगा, ये पूरा फंक्शन 1 आएगा तो। अच्छा मुझे ये बताओ, ये फंक्शन और इस फंक्शन का फेज, अच्छा इस π/3 है, सॉरी ये -π/3 है, π/6 है, तो इसमें फेज डिफरेंस 90 डिग्री का बन गया ना, क्योंकि π/3 का मतलब क्या होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री, और π/6 का मतलब क्या होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो इसमें और इसमें फेज डिफरेंस 90 का बन गया ना, 90 नहीं बन गया, तो जिस वक्त I1 10√2 होगा उस वक्त ये वैल्यू अगर 1 हो गई तो ये वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, फेज डिफरेंस 90 का है ना, अगर ये साइन ये वैल्यू 1 बन रही है, 1 का मतलब क्या हो गया कि 100t - 60 बराबर 90 होना चाहिए, इसका मतलब 100t की वैल्यू क्या आ गई 90 + 60 150, तभी तो। अब I2 कितना आएगा, तो I2 के लिए क्या करोगे, ये तो रहने दो पूरा 200√6 डिवाइड बाई 40, और 100t के लिए क्या लिख दो 150, तो 150 और 30 कितना होता है 180, साइन 180, साइन 180 क्या होता है 0, हो लो 0, आंसर है 0। ओके ठीक है, अब ठीक है, बेसिक मेथड इज बेटर अभी। ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26।
कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ पावर डिलीवर बाय 20 वोल्ट डीसी एंड 20 वोल्ट एसी टू सेम लोड रेजिस्टेंस। कह रहा सेम लोड रेजिस्टेंस में पावर कितना डिलीवर होगा अगर 20 वोल्ट डीसी और 20 वोल्ट एसी उस पर ऐड कर दिया गया तो नहीं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ पावर डिलीवर बाय 20 वोल्ट डीसी एंड 20 वोल्ट पीक एसी टू सेम लोड रेजिस्टेंस। तो जो पावर होता है डीसी सोर्स का वो सीधे होता है आई स्क्वायर आर, दैट इज बी स्क्वायर बाई आर। तो बी कितना है इसका 20 है, तो 20 का स्क्वायर डिवाइड बाई आर, ये डीसी का पावर है, दैट्स पी1। पी2 क्या होगा, पी2 होगा वी आर एम एस का स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो एसी सोर्स में पावर होता है वी आर एम एस स्क्वायर बाई आर, और 20 वोल्ट एसी है तो वी आर एम एस क्या होगा 20 बाई रूट 2 होगा, तो बनेगा 20 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर 1/r। दोनों का रेशियो बताइए P1/P2। तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे रेशियो क्या आएगा, ट्वाइस आएगा, तो P1/P2 इज ट्वाइस। ठीक है, ओके। 27 पे आता है। इन द सर्किट डायग्राम सोन X इज इतना, XL इतना, R इज इतना, द इफेक्टिव करंट थ्रू द सोर्स इज रूट एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। इससे इफेक्टिव करंट कितना होगा, ठीक है। तो ये जो करंट होगा, ये जो करंट इसमें फ्लो करेगा I1, इफेक्टिव करंट पूछ रहा है ना, आरएमएस वैल्यू। चलो ये चीज मैं आपको बता देता हूं उसके सहायता से। जब एक तो वही तरीका है कि इसके करंट का फंक्शन लिख लो, इसके करंट का फंक्शन लिख लो, और इसके करंट का फंक्शन लिख लो, फिर करंट के फंक्शन को ऐड करो तो आंसर आएगा। या कॉम्प्लेक्स नंबर का हेल्प ले लो, बताता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें 27 में। ये इंडक्टर है, LCR लिखा गया 200, लिखा गया 100, XC is hundreds and XL is 200। तो पूछ रहा इफेक्टिव करंट रूट एक्स है, रूट एक्स की वैल्यू बताइए। क्या करेंगे, तो करंट पूछ रहा है ना, इफेक्टिव करंट, ठीक है, इफेक्टिव करंट, इससे IRMS पूछ रहा है, तो इस पूरे सर्किट का एम्पीडेंस निकालेंगे। अच्छा इसका एम्पीडेंस क्या होगा, इस पार्ट का एम्पीडेंस कितना होगा, ओके। तो क्वेश्चन मैं फिर दोबारा बना रहा हूँ, देखिए 200 है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स, R100, XC 100, XL 200 है, XC 100 है, XL 200 है। इसे पूछ रहा है कि IRMS की वैल्यू बताइए, क्वेश्चन नंबर 27। क्या करेंगे, इसका एम्पीडेंस निकालना। अच्छा ये 200 माइनस XC, ये 200 माइनस XC, क्योंकि इसको 200 आयोटा करोगे, इसको 100 माइनस आयोटा करोगे, तो पूरी वैल्यू क्या आएगी 100 आयोटा बन जाएगी, 100 आयोटा। इसको 100, ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल है तो जेड क्या होगा Z1 Z2 अपन Z1 प्लस Z2। तो जेड एम्पीडेंस, पूरे सर्किट एम्पीडेंस ये 100 है, 100, और Z2 इसका ये बनेगा 100 आयोटा, क्योंकि एक्सएल माइनस एक्सी होता है ना, तो 200 माइनस 100 इज 100, और ये आयोटा प्लस इसमें आयोटा लिखा जाता है इंडक्टर के साथ, और माइनस आयोटा कैपेसिटर के साथ लिखा जाता है, तो बनेगा 100 आयोटा डिवाइड बाई Z1 प्लस Z2, मतलब 100 प्लस 100 आयोटा। इससे वैल्यू करेंगे 100 कैंसिल, इससे बनेगा I अपन 1 प्लस आई जेड। आपको पीछे मॉड ऑफ जेड कितना होगा, मॉड ऑफ जेड
तो मॉड ऑफ जेड, अब मैथमेटिक्स में क्या पढ़े हो, अगर कहीं लिखा गया जेड बराबर Z1 अपन Z2, तो व्हाट इज मॉड ऑफ जेड, तो मॉड ऑफ Z1 अपन मॉड ऑफ Z2, इसका मॉड अपन इसका मॉड, इसका मॉड क्या आएगा 1, आयोटा का मॉड 1 होता है, इसका मॉड क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, इट इज √2 बन गया। अब इससे जो करंट फ्लो करेगा, करंट इस पूरे सर्किट का एम्पीडेंस आ गया 1/√2। तो आई आर एम एस की वैल्यू क्या होगी, तो वी आर एम एस इज 200 डिवाइड बाई आई आर एम एस 1/√, और जेड 1/√2 है, डिवाइड कर दो, इससे वैल्यू क्या आएगी 200√2, ये आंसर। बट इन्होंने इसको बताया है कि √x के बराबर है, तो x की वैल्यू बताइए, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, सबको अंदर भेज दीजिए, तो बनेगा 200 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दो ना, आंसर आ जाएगा, तो x की वैल्यू बनेगी 200 का स्क्वायर, इट इज 4, यहाँ से 2 बनेगा 8 इंटू 10⁴ इज आंसर। 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 पर आता है। इसमें कह रहा है इन LR सर्किट द स्विच S was closed for the long time, S को लंबे टाइम क्लोज कर दिया गया, the ideal cell in the circuit has EMF E volts, later on the switch is opened, बाद में स्विच ओपन कर दिया गया, the current in resistor of resistance R ohm just after switch was open is XE/4R, then X बताइए ओपन करने की तुरंत बाद, पहली बात जस्ट आफ्टर स्विच एस इज ओपन, इसको तुरंत हटा दोगे तो करंट तो जीरो हो जाएगा, आंसर इज ओपन सर्किट है तो करंट कैसे फ्लो करेगा, अगर तुरंत हटा दो कोई पीछे करंट, आंसर इज द करंट रजिस्टर जस्ट आफ्टर स्विच वॉच ओपन, ओके आंसर इज 0। इसमें एक सेकेंड, इसमें मैंने कोई मिस्टेक किया है, ये मिस्टेक हुआ है, 100 से 100 कॉमन होगा तो एक 100 बचा रहेगा ना, नीचे नीचे ऊपर 100 बचा रहेगा, ये 100 बचा रहेगा, तो ये 100 रहेगा, तो ये हो जाएगा 2 हट जाएगा, तो ये टर्म हट जाएगा, तो आंसर 8 आएगा, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29 पे आता है। 29 में क्या रहा है, इन YDSC with the monochromatic light, fringe are option on the screen placed at the some distance from the slits, if the screen is moved इतना toward the slits, fringe width change from इतना, the separation between the slits is इतना, the wavelength of light used to इतना, then y is, assume distance between the two slits is very small, then distance between the slits and screen, ठीक है। तो व्हाइट बोर्ड पे चलता है, क्वेश्चन नंबर 29, स्क्रीन मूव बाई इतना मीटर टुवर्ड द सिल्ट्स, देखो 5 × 10⁻² मीटर मूव किया, जब ये दूरी कैपिटल डी है, दूरी स्मॉल डी है, फ्रिंज विड्थ चेंज बाई, जो फ्रिंज विड्थ के चेंज आ रहा है दिस इज 3 × 10⁻⁵, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज 10⁻3, स्मॉल डी की वैल्यू है 10⁻3, वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 1000 y एंगस्ट्रॉम है, तो y की वैल्यू बताइए, ओके ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, d लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, डिफरेंशिएट कर दो इसको, तो क्या बनेगा dw इज इक्वल्स टू d लैम्डा, और इसका डिफरेंस क्या बनेगा 1/d² इंटू डेल्टा डी, d ऑफ d डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, और एक माइनस साइन आएगा, d और लैम्डा कांस्टेंट है नहीं, कैपिटल डी ये कांस्टेंट है, गलती होगी, तो डिफरेंशिएशन में कर रहा हूँ, तो ये बन गया dw, और कैपिटल डी के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये तो चेंज हो रहा है, तो क्या बनेगा d ऑफ कैपिटल डी इंटू लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, ये अब ये d चेंज है बेसिकली, ये d और d अलग ना, ये डिफरेंशिएशन का d है, चेंज है,
तुम ऐसे लिख सकते हो। 1 सेकेंड, ये कितना डेल्टा डब्ल्यू विड्थ का चेंज, जैसे 3 इंटू 10 माइनस 5, ये डेल्टा डी क्या है, डी का चेंज है 5 इंटू 10 माइनस 2, ये लैम्डा अपान डी है, लैम्डा क्या है 1000, यंगेस्ट टर्म है, डिवाइड बाई स्मॉल डी कितना है 10 माइनस 3, तो यहाँ से क्या आएगा 5 3 8, 8 बनेगा, 5 3 8 बनेगा ना, माइनस 8 आएगा यहाँ से, तो माइनस 8 आएगा, ये बनेगा, अच्छा माइनस 8 ही आ रहा है, और ये क्या बनने जा रहा है 10 पावर माइनस, बनेगा 3/5, 3/5 इंटू 10 टू द पावर, ये 8 बनेगा और ये 2 आएगा तो माइनस 6 बनेगा, ये माइनस 4 है तो 10/4 बन जाएगा, बन गया 1000 वाई, वाई इज व्हाट, दैट इज 6। क्वेश्चन नंबर 30 आता है, इसमें कह रहा है कि इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग द व्हाइट लाइट इन अ डबल स्लिट अरेंजमेंट when the mica sheet of the uniform thickness of refractive index 1.6 is placed in path of the light from one of the slits. The central fringe moves through some distances. The distance is equal to the width of 30 interference band. If the light of wavelength is itna is used, the thickness of mica is. Interference fringes are produced using the white light. White light, important of white light. In double slit experiment, when the mica sheet in for a uniform thickness, refractive index 1.6, is placed in the path of light from one of slits, the central fringe moves through some distance. The distance is equal to the width of 30 interference band. If length is itna use, the thickness of mica is. ठीक है, ओके व्हाइट बोर्ड पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ मिलेगा, सेंट्रल मैक्सिमा वहाँ मिलता है अगर एक माइका सीट लगा दो, इसमें थिकनेस टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में है, अगर सेंट्रल फिक्स मान लो यहाँ मिलता है, सेंट्रल फ्रिंज यहाँ मिलता है, इसकी दूरी है वाई, इसकी दूरी वाई और ये एंगल है थीटा। तो देखो इसके और इसके बीच का जो पार्ट डिफरेंस आना चाहिए डेल्टा एक्स 0 बनना चाहिए, तो किससे आएगा, अच्छा ये लेंथ इससे कितना ज़्यादा है, तो अगर ये d है तो ये लेंथ इससे कितना ज़्यादा होगा d साइन थीटा, माइनस इस वाले में एक एक्स्ट्रा पाथ चेंज है इसके वजह से, दैट इज म्यू माइनस 1 इंटू टी, एंड दैट शुड बी 0 फॉर सेंटर ब्राइट फ्रिंज। सेंटर ब्राइट फ्रिंज के लिए इसमें से ये पार्ट डिफरेंस घटाओगे तो 0 आना चाहिए, तो यहाँ से साइन थीटा की जो वैल्यू मिलेगी म्यू माइनस 1 इंटू टी अपॉन स्मॉल डी। क्वेश्चन नंबर 1, साइन थीटा अप्रोक्सीमेट टेन थीटा होता है। अच्छा क्वेश्चन में कह रहा है कि पढ़ना, कह रहा है कि 300 इंटरफेरेंस बैंड शिफ्ट होता अगर उसका विड्थ जो होता है इक्वल टू द विड्थ ऑफ 300 इंटरफेरेंस बैंड, इक्विवेलेंट इज 4800 एंगस्ट्रॉम यूज्ड। कह रहा है कि अगर इसके ऊपर तो आप यूज कर रहे हैं 4800 एंगस्ट्रॉम की लाइट, 4800 एंगस्ट्रॉम की लाइट अगर इस पर यूज कर रहे हैं तो जो फ्रिंज विड्थ आता डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, इतने विड्थ के कितने बैंड होते, जो बैंड होते उनकी संख्या होती 30। क्या करेंगे 30 इज इक्वल टू, अच्छा टेन थीटा क्या होगा, दैट इज वाई अपन कैपिटल डी की दूरी, कैपिटल डी, इससे वाई की वैल्यू क्या आ गई, इस डी को इधर भेज दीजिए तो बनेगा डी म्यू माइनस 1 इंटू टी अपॉन स्मॉल डी बनेगा, इसको इधर भेज दिया तो कितना बैंड बने 30, तो 30 इक्वल टू ये दूरी है, इस y को डिवाइड कर दो किससे, फ्रिंज विड्थ से डिवाइड कर दो, तो d डिवाइड बाई स्मॉल डी इंटू ये विड्थ डिवाइड कर दो, तो d लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, ये इससे कैंसिल आउट होगा, ये इससे कटेगा, एंड वैल्यू क्या आएगी 30
इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू टी डिवाइड बाई लैम्डा। क्वेश्चन में थिकनेस दिया गया, लैम्डा दिया गया, प्लेस कर दो, म्यू मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर कॉम्प्रिहेंशन पाता है। कह रहा है कि देखना, यह है इन्फाइनाइट लेंथ सीट, करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। एक सीट इस तरीके से है, इसमें करंट ऊपर जा रहा है, और एक सीट ऐसे ही है जिसमें करंट नीचे को आ रहा है। कह रहा है कि a certain transmission line is constructed from two thin plates parallel to each other of the width b, ये width b के बराबर है, separated by a very small distance h gap है, the current traveling along the one strip and back along the other and distributed uniformly over the surface of the plane as shown. Neglect capacitance per unit length of combinations. इसका कैपेसिटेंस कितना होगा पर यूनिट लेंथ, कैपेसिटेंस पूछ रहे पर यूनिट लेंथ। तो फॉर्मूला क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ई बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ई बाई डी पर यूनिट लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो ये यही तो है, 31 बता देता हूँ तुमको यहाँ पे, ये तो इस तरीके से पर यूनिट लेंथ, ये है 1 मीटर, ये है विड्थ बी के बराबर, ठीक है, और ये डी है। तो कैपेसिटेंस फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एरिया, इस प्लेट का एरिया क्या होगा, ये बी है, ये 1 है, तो बी इंटू 1 एंड डिवाइड बाई एरिया, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, डी 20 की दूरी, इसकी 20 की दूरी, इस प्लेट की दूरी h है ना, तो h रख दो, तो एप्सिलॉन नॉट बी बाई एच, तो आंसर इज एप्सिलॉन नॉट बी बाई एच 31। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 32, द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द स्पेस ऑफ द टू प्लेट, इसकी और इसकी बीच की मैग्नेटिक फील्ड बताइए। तो अगर इस पूरे को तुम इस इधर से देखोगे, जब इधर से देखोगे, इधर से जब इस पूरे को तुम इधर से देखोगे, तुम्हें इस तरीके से नजर आएगा ऐसा, इसमें करंट डॉटेड से नजर आएंगे, इसमें करंट वही क्रॉस से नजर आएगा, क्रॉस से। तो इस वाले में करंट ऊपर इधर आ रहा है, इस वाले में करंट अंदर जा रहा है, तो जब इधर से तुम देखोगे, इधर से देखोगे तो तुम्हें ऐसा नजर आएगा, और अंदर का जो फील्ड होगा, बीच में जो फील्ड होगा बी, उसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट के के बराबर आता है, याद करो, म्यू नॉट के बाई 2 एक के बेस होता है, तो नीचे वाले के बेस म्यू नॉट के बाई 2 इंटू 2 म्यू नॉट के। मैग्नेटिक फील्ड आपको पढ़ाया गया है। ओके, के क्या होता है, करंट पर यूनिट विड्थ होता है, के इज करंट पर यूनिट विड्थ, तो इसका विड्थ बी है ना, ये बी है, ये विड्थ बी है, और करंट आई फ्लो कर रहा है, करंट पर यूनिट विड्थ, करंट आई डिवाइड बाई बी कर दो, बन गया, तो म्यू आई अपन बी होना चाहिए, तो म्यू आई अपन बी, म्यू आई अपन बी, देखो इस फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है, एंड दिस वन इज द आंसर, सी पार्ट। अच्छा, अगर हमें डायरेक्शन की बात करनी है, डायरेक्शन किधर होगा, तो उन्होंने देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस बना रखी है। अच्छा, इसमें करंट ऊपर को रहा, यहाँ पे निकाल लो करंट, इस करंट की वजह से घेरो इसको, इस पॉइंट को घेरो, जब इसको ऐसे घेरोगे तो दाहिने हाथ के फिंगर को घेरने के समझाओ, थंब बताया डायरेक्शन, थंब अंदर करो ना, अंदर को, अंदर का होता था माइनस के का, तो करंट ऐसे है, ये पॉइंट यहाँ पे, घेरो ऐसे, इस पॉइंट को इस करंट से घेरो, फिंगर को घूमने के सेंस में, थंब अंदर, माइनस के का। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, इसका सेल्फ इंडक्टेंस बताइए पर यूनिट लेंथ में। ओके, तो एक तरीका है, क्या सेल्फ इंडक्टेंस निकालने का तरीका क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 के लिए क्या करेंगे हम लोग, दो मेथड है, एक एनर्जी मेथड से और दूसरा आप उसके डिफिनेशन से कर सकते हैं। जैसे यहीं पे देखो, यहाँ पे ये जो एरिया है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे है, इसमें ऐसे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, इस तरीके से, ये तो प्रूफ किए थे। तो हम लोग क्या करें, इसमें एक लेंथ ले लें, 1 मीटर का लेंथ ले लो, इससे इस लेंथ से कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है ये निकाल लो, और उसको एल आई के बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। तो अगर ये 1 मीटर है और ये एच है, इससे कितना फ्लक्स लिंक करेगा यूनिट लेंथ से, पर यूनिट लेंथ है ना, कितना फ्लक्स लिंक करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू ये वाला एरिया, तो बी कितना है, म्यू नॉट आई बाई बी है,
तो म्यू नॉट आई अपॉन बी एंड मल्टीप्लाई बाई एरिया। अच्छा ये एरिया कितना है, ये एरिया ये है 1 मीटर, ये है एच, एरिया बनेगा 1 इंटू एच, 1 इंटू एच, ये बन गया फ्लक्स, बी इंटू एरिया फ्लक्स आ गया, फ्लक्स क्या होता है एल इंटू आई से आई कटेगा, इससे एल की वैल्यू क्या आएगी म्यू नॉट एच अपॉन बी। अब म्यू नॉट को चेंज करना पड़ेगा, तो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का रिलेशन होता है, सी बराबर होता है 1 अपॉन रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। स्क्वायरिंग कर दो तो इससे म्यू नॉट की वैल्यू मिलेगी 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू सी स्क्वायर, म्यू नॉट की वैल्यू मिलेगी, इधर भेज दो तो आएगा सी स्क्वायर, इसको उठा के आप प्लेस कर दो म्यू नॉट की जगह पे, तो बनेगा कितना एच अपॉन एप्सिलॉन नॉट बी इंटू सी स्क्वायर, एच अपॉन एप्सिलॉन नॉट बी इंटू सी स्क्वायर। तो आंसर इज सी पार्ट। ठीक है, एक तो ये तरीका था। दूसरा एनर्जी का तरीका था, एनर्जी डेंसिटी निकालो। एनर्जी डेंसिटी फॉर्म क्या होता है 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, तो बी स्क्वायर ये लिख लो यहाँ पे म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बनेगा, हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, तो बी स्क्वायर बी ये है उठा के यहाँ रख दो, बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इंटू वॉल्यूम, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है ना इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालो इतने का वॉल्यूम, तो ये क्या आएगा 1, ये क्या है h, ये क्या है b, तो इस पूरे का जो वॉल्यूम आएगा, इसका जो वॉल्यूम आएगा b लेंथ तक को आएगा, और दिस लेंथ इंटू दिस लेंथ इंटू दिस लेंथ, तो bh1 आएगा, bh1 आएगा बराबर हाफ एल आई स्क्वायर, आई स्क्वायर कट जाएगा, फिर म्यू नॉट से ये म्यू नॉट की स्क्वायर होगा ना, तो इससे ये कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, हाफ से हाफ कटेगा, इससे एल की वैल्यू क्या आ गई अगेन म्यू नॉट एच अपॉन बी आ गया, तो म्यू नॉट एच अपॉन बी देख सकते हो तुम्हें यहाँ पड़ा होगा। ठीक है 33। इसके बाद आते हैं कंप्रीहेंशन 2, कह रहा है कि अ फैन ऑपरेटर्स एट 200 वोल्ट एज्यूमिंग इतना वाट, 1 सेकंड, क्वेश्चन कर रहा है अ फैन ऑपरेट एट 200 वोल्ट कंज्यूमिंग 1000 वाट when running at full speed, its internal wiring resistance is 1 ohm। ठीक है, इसको आप डायग्राम की तरह से बना लीजिए। ठीक है, डायग्राम की तरह से बनाइए, 1 सेकेंड, व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन से 34 पे आता है। एक फैन है, इस तरीके से बना लीजिए, यहाँ पे एक फैन है जो इसमें गया होगा और इस तरीके से ब्लेड्स होंगे, इसके ये ब्लेड्स होंगे, और इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसका क्वेश्चन मेंशन किया गया, और यहाँ पे एक बैटरी लगा लो। ओके, पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन को। 200 वोल्ट ऑपरेट एट 200 वोल्ट कंज्यूमिंग इतना वाट, इसका 200 वोल्ट है और ये कितना वाट ले रहा है 1000 वाट ले रहा है। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया गया 1 ohm। When the fan run at full speed, it speed becomes constant। जब ये फुल स्पीड होता है स्पीड कांस्टेंट हो जाता है। This is because of the torque due to the magnetic field inside the fan is balanced by the torque due to the air resistance on the blade of the fan and torque due to the friction between the fixed part of the shaft of the fan। The electric power doing the fan is spent। The electric power doing into fan is spent in the internal resistance as heat, call it P1। अब ये जो आ रहा है ना, यहाँ पे जो ये पावर आ रहा है, ये पावर कहाँ कहाँ खत्म हो रहा है, एक तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस पे डेवलप हो रहा है, तो जो ये पावर है अगर मैं कहूँ कि नेट पावर P इज कंज्यूमिंग इन द P1 रेजिस्टेंस में जा रहा है, प्लस अगला क्या कर रहा है इन डूइंग वर्क अगेंस्ट द इंटरनल फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस पुट बाय द हीट कॉल्ड P2। ठीक है, P2 मतलब वो कहाँ खत्म हो रहा है, वो इसमें खत्म हो रहा है, जो रेजिस्टेंस है अंदर का और बाहर का उसमें खत्म हो रहा है। एंड कॉइल ऑफ फैन रोटेट्स,
when the coil of fan rotate and EMF is also induced in the coil. Okay. Suppose the external EMF applied in the same to the current in the fan. This EMF is called the back EMF, called E. Answer the following question when the fan is running at full speed. Okay. This opposes the external EMF applied to the send the current into fan. Okay. ठीक। अच्छा, ये जो कंज्यूम कर रहा है, इससे जो बिजली जा रही है, बिजली कहाँ खत्म हो रही है? मतलब ये जो पावर है 1000 वाट, ये खत्म हो रहा है बेसिकली पी, मतलब ये पी है बेसिकली। वो एनर्जी लॉस कहाँ का हो रही है? एनर्जी लॉस कहाँ का हो रही है? तो बाहर के एयर में लॉस हो रही है, दैट इज P2, और इस रेजिस्टेंस में लॉस हो रही है, दैट इज P1। ओके। और इसमें जब फैन फुल स्पीड चल रहा है, फुल स्पीड में चल रहा है फैन, तो ये एक बैक ईएमएफ डेवलप कर रहा है, क्योंकि फैन चल रहा है तो उसमें मैग्नेट्स लगे होते हैं या कॉइल लगे होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और उसमें फ्लक्स लिंक होता है जो कि चेंज होता है, तो अपोज होता है, तो उल्टे डायरेक्शन में बैक ईएमएफ देता है जो कि इसके वोल्टेज को अपोज करेगा। भाई इसमें कॉइल बना होता है ना, कॉइल बना होता है, कॉइल में रोटर लगा होता है, तो जब कॉइल में करंट सर्कुलेट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। मैग्नेटिक फील्ड आने की वजह से जो रोटर होता है उसमें फ्लक्स डेवलप होता है, वो फ्लक्स जब चेंज होता है तो ईएमएफ डेवलप होता है। वो जो ईएमएफ जब डेवलप होता है वही क्या करता है, वही बैक ईएमएफ है बेसिकली, जो कि इसके वोल्टेज को अपोज कर रहा है, और उसी बैक ईएमएफ की वजह से उस कॉइल में टॉर्क डेवलप होता है, करंट आता है जिसकी वजह से टॉर्क आता है, और टॉर्क आता है तो फैन घूमना शुरू हो जाता है। ठीक है, मतलब इसमें तुम ऐसे दिखा सकते हो, इस तरीके से नहीं। ये जो फैन है इसमें कॉइल होता है, इससे कॉइल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे कॉइल्स होते हैं, इसमें रोटर लगा हुआ है। अब जब इसमें करंट फ्लो करता है ना, करंट फ्लो करता है, करंट जब करंट फ्लो करता है तो इससे फ्लक्स डेवलप होगा, इससे फ्लक्स डेवलप होगा, अब फ्लक्स का जब चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ डेवलप होगा, ईएमएफ डेवलप होगा उसी बोलते हैं बैक ईएमएफ, जो कि इसको अपोज करेगा, क्योंकि इसी की वजह से ये करंट डेवलप हुआ था। और जो ईएमएफ आता है वो इस वायर के अंदर, इस वायर में करंट है ये, तो इसमें टॉर्क भी डेवलप हो जाता है एम क्रॉस बी से, वो इस रोटर को रोटेट करता है। तो एक रफ डायग्राम मैंने बनाया था, बट ऐसा नहीं होता है। एक्सप्लेन करेंगे बैक ईएमएफ है क्या। तो बैक ईएमएफ वो ईएमएफ है जो रोटर को घुमाने के लिए उस कॉइल में डेवलप होता है, और वो ईएमएफ इसको अपोज करता है। तो P1000 है, दैट इज P1 प्लस P2। ओके, कह रहा है 34, द करंट फ्लोइंग इनटू द फैन, द करंट फ्लोइंग इनटू द फैन एंड वैल्यू ऑफ बैक ईएमएफ E इज। अब इनमें से पॉसिबल आंसर बताना है। अच्छा, इतना तो कंफर्म है कि जो भी ईएमएफ डेवलप होगा वो कभी भी 200 वोल्ट से ज्यादा नहीं होगा, 200 वोल्ट से कम होगा, ओके। अच्छा, अगर 5 वोल्ट होता तो क्या करंट 200 एम्पीयर आता? कभी नहीं आता। अगर 5 वोल्ट होता तो ये 200 है ना, तो अपोज करें तो 195 हो गया, 195 हो गया इसके क्रॉस। अब 1 ओम का क्या है, रेजिस्टेंस है, तो करंट क्या आएगा, 195 एम्पीयर आता। तो 195 एम्पियर, अच्छा 5 एम्पियर 200 वोल्ट। अगर 200 वोल्ट हो तो करंट ही नहीं आएगा, क्योंकि नीचे 200 वोल्ट है, अपोज करेगा तो जीरो हो जाएगा। ये सी पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट आंसर है, क्योंकि अगर 195 का बैक ईएमएफ डेवलप होता है, 195 का अगर बैक ईएमएफ डेवलप करता है, बैक ईएमएफ 195 का, तो वो अपोज करेगा इसको, तो 5 वोल्ट ओनली बचेगा, और 5 वोल्ट आएगा इस पे, तो 1 ओम रेजिस्टेंस है, देन व्हाट इज करंट, 5 एम्पियर। 35 कर रहा है द वैल्यू ऑफ पावर P1 इज, P1 की वैल्यू बताइए, दैट इज I स्क्वायर R। तो P1 बराबर I स्क्वायर R, I कितना, 5 एम्पियर। ऊपर के आंसर, ऊपर के क्वेश्चन से बाकी सब लिंक होंगे। I 5 है तो 5 का स्क्वायर, इंटर रेजिस्टेंस 1 था ना, तो 25। 36 द पावर P2 इज, 25 लॉस हो गया रजिस्टर में, 1000 का क्या है टोटल पावर है, तो 975 बचा ना, P2 होना चाहिए। इक्वेशन रिप्लेस कर दो, इस इक्वेशन में रिप्लेस कर दो। अगर P1 25 तो P2 क्या होगा, 975 होगा।
कंप्रेशन पाता है, कंप्रेशन 3 कह रहा है कंसीडर द कंडक्टिंग सर्कुलर लूप प्लेस in magnetic field as shown. When the magnetic field changes with the time, magnetic flux also change and EMF is induced. E बराबर माइनस डिफाबिलिटी है. If resistance of loop is R, then induced current is इतना. For the current, charge must have the come into the motion. फिर पढ़ लेते हैं देखो. Consider a conducting circular loop placed in magnetic field as shown. When the magnetic field changes with the time, magnetic flux develop. Okay, resistance इतना है, पीछे करंट कितना होगा. The charge must have the combo E बराबर माइनस डिफाबिलिटी. ठीक है. ओके, this induced electric line interaction of E around the closed path is non-zero. ठीक है. 36 क्या रहा है देखो. The magnetic field with the uniform circular region cross section here indicated start increasing at constant rate. इतना. The graph shows the variation of induced electric field with the distance r from the circular is constant rate है अल्फा अपन सेकेंड टेस्ला पर. मतलब dv by dt क्या कह रहा है, कांस्टेंट, दैट इज अल्फा. तो ये तो क्लास में पढ़ाया गया ना कि अंदर रेडियली चलता है, आर के प्रोपोर्शनल होता है, और बाहर क्या होता है 1/r² के प्रोपोर्शनल आता है. याद करो. तो आंसर इज ए पार्ट. याद है. इसमें अंदर की तरफ 1/r के प्रोपोर्शनल होता है, अंदर इस पॉइंट पे फील्ड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू r/2 dv by dt होता है. अब बाहर के पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू याद करो r²/2 स्मॉल r dv by dt आता है. तो बाहर के पॉइंट पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये होती है आउट ई आई, अंदर के पॉइंट इनसाइड पॉइंट पे ये होती है. तो देखो ये आर के प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन, ये 1/r के प्रोपोर्शनल है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ओके, फर्स्ट हो गया. 38 कह रहा है कि स्क्वायर नॉन कंडक्टिंग लूप 20 सेंटीमीटर ऑन द साइड इज प्लेस ऑन द मैग्नेटिक फील्ड. द सेंटर ऑफ द साइड, देखिए द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज रेट इतना. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ लाइन इंटरसेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द पाथ बीसी. इस बीसी से कितना डेवलप होगा. ठीक है. सेकेंड, बीसी से इससे कितना डेवलप होगा. तो क्वेश्चन आप रीड कर लिया. कह रहे कि बताइए बीसी से कितने का इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा. ठीक है. तो हम इसके लिए क्या करेंगे पता है, एक नया डायग्राम बनाते हैं. ऐसे एक नया डायग्राम हम लोग बनाते हैं. देखिए इस तरीके से डायग्राम बनाते हैं नया ऐसे. अब बीसी में जो ईएमएफ डेवलप होगा वो तुम चाहे इस डायग्राम से निकालो चाहे पूरे से निकालो, बात एक ही है. तो मैंने एक अलग से स्ट्रक्चर ऐसे डेवलप कर दिया ऐसे. अब इसकी खासियत है, आपको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बताया गया है कि रेडियल डायरेक्शन में कोई भी ईएमएफ डेवलप नहीं होता है. मतलब अगर ऐसे है, इस तरीके से अगर ऐसे है तो ईएमएफ इसके अलावा कभी डेवलप नहीं होगा, इसके अलावा कभी नहीं डेवलप होगा. हाँ, इसके अलावा हो सकता है बट रेडियल के अलावा नहीं होगा, क्योंकि ई डॉट डी आर 0 हो जाता है. इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर नेचर का होता है, सर्कुलर नेचर का होता है. तो जब परपेंडिकुलर जाओगे तो ई डॉट डी आर 0 हो जाएगा. इसलिए मैंने एक ऐसा स्ट्रक्चर सिलेक्ट किया जिसके अलावा ईएमएफ भी डेवलप ना हो. तो अगर मैं ऐसा डेवलप करूं, तो इस लूप की बात करूं, इस ट्रायंगुलर लूप की अगर मैं बात करूं तो ये रेडियल है तो इसी में डेवलप नहीं होगा, ये भी रेडियल है तो इसी में डेवलप नहीं होगा. तो ईएमएफ डेवलप किसके क्रॉस होगा, तो ईएमएफ डेवलप किसके क्रॉस होगा, दैट इज बीसी. सिर्फ बीसी के क्रॉस होगा. इस ट्रायंगल का ईएमएफ ओनली बीसी में डेवलप होगा, क्योंकि ये रेडियल है इसलिए डेवलप नहीं हुआ, ई डॉट डी आर 0. ये रेडियल है इसलिए ई डॉट डी आर 0. सिर्फ इसमें होगा. ये पढ़ाई भी क्या होगा आप लोग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और नहीं अगर पढ़ेंगे तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए उसे देख लीजिए, ईएमआई के अंदर है. इसका नेट फ्लक्स निकालिए. इसका नेट फ्लक्स, फ्लक्स क्या होगा, ट्रायंगल है ना, तो 1/2 बेस, बेस ये लेंथ है, ये लेंथ. अच्छा 20 सेंटीमीटर साइड स्क्वायर नॉन कंडक्टिंग 20 मीटर साइड. अगर ये 20 मीटर का साइड है तो ये लेंथ कितना होगा 10 सेंटीमीटर
10 सेंटीमीटर का मतलब है 0.1। ओके, तो ये 0.1, ठीक है, इंटू परपेंडिकुलर ये दूरी है, दैट इज BC। तो 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर इज BC इज 20 सेंटीमीटर, बनेगा 0.2। ये बन गया एरिया। एरिया इंटू क्या होता है, एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड इज फ्लक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, इसको डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है, ये बनेगा d∅dt इज इक्वल टू, ये बनेगा क्या, 2 से 2 कटेगा, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, तो बनेगा 10⁻² इंटू dV/dt क्या है, देखो, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 2 टेस्ला पर सेकेंड इंटू 2। द आंसर इज 20 मिली वोल्ट इज आंसर, क्योंकि ये वोल्ट में आएगा, वोल्ट में आएगा। इसके बाद आते हैं 39, रेफर टू द अबव क्वेश्चन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द पाथ CD के अलोंग बताइए कितना डेवलप होगा। तो फिर वही चीज, अब नया स्ट्रक्चर डेवलप करो ना, इस तरीके से, ऐसे डेवलप करो, ऐसे डेवलप कर दो। तो फिर ये भी रेडियल है, ये भी रेडियल है, तो इस ट्रायंगुलर लूप में जो भी EMF डेवलप होगा वो किसमें डेवलप होगा, सिर्फ इसमें डेवलप होगा, सिर्फ इसमें, क्योंकि इसमें डेवलप नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। फिर यही काम करना, फ्लक्स बराबर क्या लिखोगे, इसका एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड, फिर डिफरेंशिएट करो, आंसर आ जाएगा। और तुम कल्पना करके देख लो, अभी तुम्हें क्लियरली समझ में आएगा कि ये जो एरिया है इस पूरी एरिया का हाफ है, इसका मतलब ये एरिया डबल है। तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो फिर यही इसका डबल आंसर आ जाएगा, 20 का डबल, इट इज 40 मिलीवोल्ट। द आंसर इज 40 मिलीवोल्ट। ओके, तो अब इस क्वेश्चन को अभी हम रुक के करते हैं।